नमस्कार विद्यार्थियों, एपेक क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। हम तैयार है पूरे जोश के साथ हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था साझेदारी के सामान्य परिचय में, उसकी थ्योरेटिकल बातें पढ़ी थी कि साझेदारी क्या है, साझेदारी की विशेषताएं क्या है, साझेदारी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, संलेख में शामिल कौन कौन सी बातें हैं, यदि साझेदारों के बीच में कोई समझौता नहीं हो, संलेख नहीं हो तो कौन से नियम लागू होंगे। ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ऐसा नहीं कि थ्योरिकल पार्ट को नहीं पढ़ना है, अकाउंट्स केवल प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी को भी पढ़ना उतना ही बहुत जरूरी है। और आपको पहले चैप्टर में तो ज्यादा सुनने के लिए मिला क्योंकि उसमें ऐसा सोल्व करने जैसी कोई बात नहीं थी। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और एक एक चीज को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। जिस तरह आप मैच देखने में, पिक्चर देखने में कंसंट्रेट करते हो, यदि उसका 50% भी कर लोगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई हो या कोई भी चीज, आपको इंटरेस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा और फिर पढ़ाई भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आज हम साझेदारी के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे कि भाई हमने साझेदारी पढ़ ली। साझेदार एक से अधिक व्यक्ति है, व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे, तो लाभों को बांटेंगे भी। तो लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता बनाया जाए और उस खाते के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाए। चूंकि 11वीं क्लास से एक क्लास आगे बढ़ गए तो निश्चित रूप से कुछ समायोजन और कुछ चीजें टिपिकल आपके आगे आने वाली है, तो हम उनको उसी हिसाब से अपने माइंड को पूरा डेवलपमेंट और कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि साझेदारों के बीच में लाभ आने का विभाजन करने के लिए देखो कौन सा खाता बनाते हैं। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये लाभ हानि नियोजन खाता है, राइट। ये जो खाता है ये खाता है लाभ हानि नियोजन खाता है। तो आप कहोगे साहब ये लाभ हानि नियोजन खाता कहां से आ गया, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना था। हमने तो अभी तक सुना था लाभ हानि खाता। ये लाभ हानि नियोजन खाता कहां से आ गया, राइट। तो अब बिल्कुल सही बात है, आपकी जिज्ञासा एकदम सही है। ये लाभ हानि खाते का ही एक्सटेंशन है, ये उसी खाते का विस्तार है। और मैं मान लो आपसे सवाल करूं कि आपने लाभ हानि खाता कब पढ़ा था, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि सर हमने 11वीं क्लास में अंतिम खाते बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वो जो सारी चीजें हमने बनाई थी 11वीं क्लास में पढ़ी थी ना, वो सब एकांकी व्यापार है, सोल प्रोप्राइटरशिप के खाते थे, जिसमें एक ही व्यक्ति होता था। तो जो लाभ होगा या हानि होगी सब उसी को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो एक से अधिक व्यक्ति है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। तो उन व्यक्तियों के बीच में साझेदारी संलेख में क्या समझौता हुआ। तो साझेदारी संलेख में हमने यही तो पढ़ा कि पूंजी पर ब्याज कितना होगा, किसी को वेतन देना है, किसी को कमीशन देना है, आहरण पर ब्याज लेना है क्या, या संचय बनाना है। तो लाभ हानि नियोजन खाते में वही चीजें लिखी जाएगी जो साझेदारी संलेख में आने वाली है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। कई बार परीक्षा में आता है कि प्रश्न में कि ये समायोजन नहीं किए गए, तो आपको कुछ समायोजन ऐसे मिलेंगे जो लाभ हानि खाते से संबंधित है, जिसको हम लाभों पर प्रभार कहते हैं। तो लाभों पर प्रभार जो चीजें हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आने वाली है। जैसे मान लो कहते कि लाभ इतना था, मूल्यह्रास लगाना भूल गए, तो आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करेगा कि मूल्यह्रास तो हमने P&L में लिखा था और ये तो P&L नहीं है, ये तो P&L का भी बड़ा भाई है। तो बड़े भाई के सामने तो बड़े भाई जैसी बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो, सैलरी हो, कमीशन हो, जो साझेदारों का नहीं हो, सैलरी कमीशन, वो इसमें नहीं आएगा। तो देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज कहाँ से आएगी। और इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये भी जानकारी करते हैं कि हमने 11वीं क्लास में क्या पढ़ा था। तो 11वीं क्लास में जो पढ़ा उसकी बात करते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग और P&L पढ़ा था फाइनल अकाउंट में। ये क्लास 11वीं का काम है। हमने बनाया था ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या क्या लिखते थे, खाली जानकारी के लिए कि आप यहाँ पर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा, परचेज लिखा, राइट। और यहाँ आने वाले जो खर्चे थे वो कौन से थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, यही थे। और इस तरफ आपने क्या लिखा था, सेस। अब देखो सेस में से सेस टर्न माइनस हो जाती है, परचेज में से परचेज टर्न माइनस हो जाती है। ये तो हम 12th क्लास को पढ़ने के लिए केवल इससे लिंक बैठा रहे हैं
कि इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर हमने लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हमने इसको बंद किया था, तो हमने इसमें ज्ञात किया था ग्रोस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट था, राइट। और इस ग्रोस प्रॉफिट को हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, P&L में। तो ये जो आया था ये ग्रोस प्रॉफिट आ गया था। फिर हमने क्या किया था कि P&L बनाया था, तो P&L में आने वाले खर्चे सब कौन से थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ नाम का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये पता करेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। इधर इनकम भी लिखी थी, और फिर हमने इसका अंतर ज्ञात किया था, और इसका अंतर क्या था वो भी हम पता करते हैं। फिर हमने इसको बंद किया, तो यहाँ पर हमारे पास में आया था, और वो क्या था, नेट प्रॉफिट, राइट। ये जो नेट प्रॉफिट था इसको हम कहाँ ले गए थे कि सर इसको तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया था। अब यही नेट प्रॉफिट अगले खाते में जाएगा। तो देखो ग्रोस प्रॉफिट था, इधर आ गया, डेबिट से क्रेडिट में आ गया, फिर इसका अंतर इधर आ गया। तो अब हम जो खाता बनाने वाले हैं, जो हमने आगे फॉर्मेट बनाया, वो कौन सा खाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो इस खाते के कौन सी साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, राइट। ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, कौन से खाते से आया, P&L से। तो जिस खाते से आया उसका नाम ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, बाई P&L अकाउंट। और ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। समझ गए आप। तो कहां से हमारी यात्रा शुरू हुई, है ना, अर्श से फर्श पर, और फर्श से अर्श पर। तो हम शिखर पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग P&L में हमने ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्शन से लिखे, इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हमने ग्रोस प्रॉफिट, अब आपको के साथ ग्रोस लॉस भी है, क्योंकि हमें तो जिधर बढ़ना उसी की तो बात करेंगे ना। तो ग्रोस प्रॉफिट, फिर इसको हमने P&L में ट्रांसफर किया। फिर इसमें क्या आया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, कैपिटल में। लेकिन अब इसी नेट प्रॉफिट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, P&L में। तो अब आप समझ गए कि ये P&L के कौन सी साइड में आया, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हम इसी को, हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा बाई P&L अकाउंट लिखा, और ये क्या है, ये भी आप समझ गए कि ये है नेट प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आएगा कि हमने इसमें क्यों लिखा और ये कहां से आया, साइड में होगी। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब यही होता है कि एक खाते के डेबिट में कोई है तो उसके क्रेडिट में उसी का नाम आएगा। तो ये हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट। मान लो कि नेट प्रॉफिट की जगह क्या हो, नेट लॉस, तो ये जो बाई P&L था वो किधर आ जाएगा, टू P&L। चलिए ये भी लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया टू P&L। लेकिन ये जो टू P&L है ये क्या है, नेट लॉस है। अब ये बात भी है कि साहब लिख तो दिया, लेकिन नेट लॉस तो सिर्फ नाम की है। यदि आपके प्रश्न में हानि होगी तो फिर नियोजन कैसा। मान लो आप ये अपने मित्र के साथ बैठे हो, योजना बना रहे हो अगले संडे को, तो अपन ऐसा करते हैं कि पहले तो बाजार चलते हैं, फिर पिज्जा हट में पिज्जा खाएंगे, और फिर पिक्चर भी देखेंगे, और फिर कुछ टॉफी खरीदेंगे। तो ये सारी योजना किससे बना रहे हो, पैसे की तो बना रहे हो ना। अरे भाई जिसकी जेब खाली हो वो तो क्या योजना बनाएगा। तो वहां पैसा की बात है, यहाँ प्रॉफिट की बात है। तो प्रॉफिट होगा जब भी तो साझेदारों को मिलेगा, या साझेदार जो डिमांड करेंगे कि हमें सैलरी चाहिए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो जब भी तो देंगे। इसलिए लॉस होने पर तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ हानि बांट देते हैं और कोई नियोजन नहीं होता है। अब इसका नियोजन कैसे करना है वो भी पढ़े। हमें इस लाभ में से, है तो P&L ही है, पहले P&L एप्रोप्रिएशन हो, तो इस लाभ में से हमें वही चीजें लिखनी है जो साझेदारों को देनी है। एक फर्म अपने साझेदारों को क्या क्या दे सकती है, या साझेदार अपनी फर्म से कौन कौन सी चीजों की डिमांड कर सकते हैं जिनको पूरा किया जा सकता है। तो साझेदार डिमांड कर सकते हैं पूंजी पर ब्याज की, कोई साझेदार डिमांड कर सकता है सैलरी की, किसी को हम सैलरी की जगह कमीशन दे सकते हैं, किसी को हम बोनस दे सकते हैं, या लाभ हो तो उसमें से हम रिजर्व बना सकते हैं। तो ये सब किससे बनेगी, लाभ में से ही बने। तो अगर मैं इनको इधर लिख दूं तो लाभ बढ़ जाएगा ना, इसलिए तो सारे खर्चे हैं, समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करते हैं, तो इसके डेबिट में लिखेंगे। तो हमने इस लाभ में से क्या क्या दिया, इस लाभ में से हमने दिया है पूंजी पर ब्याज, राइट। तो पहला हम क्या देने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की पूंजी पर आपको ब्याज याद करना है, जितने साझेदार हो उनका ब्याज याद करो और राशि को यहाँ लिख दो। भाई कम से कम दो तो होंगे ना,
इसलिए मैंने 2 लाइन कर दी, भाई 2 पार्टनर है, उनकी पूंजी का ब्याज है, दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मान लो किसी साझेदार को या सभी साझेदारों को हमें देनी है सैलरी, तो ये पार्टनर्स की क्या है, सैलरी है, तो ये सैलरी दे देंगे, बिल्कुल दे दी साहब। अब सैलरी देते समय आपको क्या याद रखना है कि वेतन मासिक है या वार्षिक है। अगर वेतन मासिक है तो उसको 12 से गुणा करना मत भूलना। 1000 रुपये प्रति माह वेतन है, इसका मतलब 1000 इंटू 12 12,000, और 12,000 ही वार्षिक है तो 12,000, 5,000 रुपये वार्षिक है तो 5,000 ही होगा। तो ये हम उनका वेतन लिख देंगे। फिर हम साझेदारों को दे सकते हैं, अलग अलग बात करते हैं, पार्टनर्स को कमीशन भी दे सकते हैं और पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं, बोनस भी देखते हैं। तो जिस पार्टनर को कमीशन और बोनस दिया वो भी लिख देंगे, राइट। फिर और क्या हो सकता है कि साहब हम इस लाभ में से रिजर्व का निर्माण कर सकते हैं। लाभों में से संचय का निर्माण किया जाता है, और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, आयोजन और संचय। तो संचय हमेशा लाभ में से ही बनाए जाते हैं, तो कोई भी संचय हो, जनरल लेजर हो या कोई भी हो। अब आपको कि सब सारा ही दे दिया तो कुछ लेना भी तो हो, तो हम साझेदारों को मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, पूंजी पर ब्याज तो दिया ही है, तो पूंजी पर ब्याज दिया तो आरण पर ब्याज लेंगे, वो फर्म के लिए आय होगी, तो ये इधर आ जाएगा। ये हमने लिया है आरण पर ब्याज, राइट। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये साझेदारों के आहरण पर लिया ब्याज है। जितना आहरण किया है उसकी आप कैलकुलेशन करके लिख दोगे। देखो कितना इजी काम हो गया। इस तरफ 2 ही चीजें आ सकती है, एक तो नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है, और एक साझेदारों के आहरण पर ब्याज जिसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इस लाभ में से हम क्या क्या दे सकते हैं कि सब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, किसी पार्टनर को कमीशन या बोनस दे सकते हैं, और इसका रिजर्व बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो रिजर्व है ना वो किसमें से बनाया, ये तो है शुद्ध लाभ, और अब इसका जो बैलेंस ज्ञात करेंगे वो होगा विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमें साझेदारों में बांटना है। तो 2 लाभ हो गए, एक लाभ जो आपके सवाल में दिया हुआ है, और एक लाभ जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके ज्ञात किया है। तो जब आप अकाउंट बनाओगे इसका भी तो कोई शेष आएगा, किस खाते का, P&L का। तो P&L एप्रोप्रिएशन हो या P&L हो, इसका बैलेंस है तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की कम है, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट, और डेबिट की ज्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो क्या होगा, लॉस, विभाजन योग्य लाभ। और उसका विभाजन हमें सभी साझेदारों को प्रश्न के अनुसार करना है। यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख है तो इसका विभाजन दिए के अनुपात में करेंगे, और यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं है, मतलब प्रश्न में नहीं है, तो बराबर बांटेंगे। या फिर इस लाभ को हमें और कैसे बांटना है, इस लाभ को भी कई हिस्सों में बांटा जा सकता है कि भाई मुझे आपको 50 रुपये तो देने हैं, 2 व्यक्ति हो और दोनों को मिलाकर के मुझे 50 दे रहे हैं। ऐसा करता हूँ 10-10 रुपये तो अभी दे देता हूँ और शेष राशि को अगले महीने बराबर दे दूंगा। 10-10 रुपये दे दिए, फिर मेरे पास कितने बचे, 30 रुपये। अगले महीने आए तो मैंने 30 में से दोनों को बराबर 15-15, तो रुपये तो मैंने 50 ही बांटे, दोनों को 25-25 ही मिले, लेकिन मैंने इसको 2 टुकड़ों में दिया। तो यहाँ पर भी विभाजन योग्य लाभों को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। कभी पूंजी के अनुपात में बांटा जा सकता है, कभी लाभ हानि अनुपात हो सकता है, कभी प्रतिशत हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें बाद की बात है, इस खाते के अंत की बात है, शुरुआत की नहीं है। शुरुआत तो बड़ा आसान है कि आपने शुद्ध लाभ लिख दिया, फिर आपने प्रश्न पढ़ा कि इसमें से क्या देना है, कि पूंजी पर ब्याज देना है क्या, ज्ञात करो, पार्टनर को सैलरी देनी है क्या, ज्ञात कर दो, कमीशन है या बोनस है, और इससे कोई रिजर्व भी बनाना है। अब ये पढ़ते समय एक चीज आपको और याद रखनी है, जो चीजें P&L के डेबिट में है साझेदारों से संबंधित, वो उनके पूंजी खाते में किधर जाएगी, क्रेडिट में। ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। और मुझे पता है कि आप होशियार भी है और समझदार भी है और गजनी के रिश्तेदार नहीं है, इसलिए आप सब चीजें याद रखोगे। इधर आने वाली 2 ही चीजें हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इधर की चीज इधर लिख दी, तो आप पहले यही मान के चलो लाभ है क्या, कि है, पहले लाभ लिख दिया और फिर सवाल को पूरा पढ़ करके देख लो
कि आहरण पर ब्याज है क्या, तो आहरण पर ब्याज इधर लिख दिया। फिर आप निश्चिंत हो गए कि अब तो मुझे केवल इसके डेबिट वाली चीजें ही ज्ञात करनी है। चलिए, हमने ये सारी चीजें क्वेश्चन को पढ़ करके कर दी। ये मैक्सिमम चीजें हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है, सब इसके अंदर ही है। अब हमें इसका अंतर ज्ञात करना है। मान लो ये क्रेडिट की टोटल ज्यादा है और डेबिट की कम है, तो ये जो विभाजन योग्य लाभ आएगा हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अभी मैंने लिख दिया, ये मैंने बांट दिया पार्टनर्स के कौन से खाते में, कैपिटल अकाउंट में, राइट। और यदि पूंजी खाता बनाने की विधि समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी लिखा जा सकता है। ये शेयर ऑफ क्या है, प्रॉफिट। मान लो ये ज्यादा और ये कम हो तो भी पार्टनर्स को मिलेगा, तो चलो ये भी बांट देते हैं। ये भी पार्टनर्स के कौन से खाते में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये उन साझेदारों का क्या है, शेयर ऑफ लॉस है, राइट। डेबिट में से क्रेडिट घटाया तो लॉस आया, ये भी साझेदारों को बांटा और ये भी साझेदारों को बांटा। और ये लाभ हानि नियोजन खाता है, लाभ हानि खाते का अगला भाग है। अब इसमें कुछ बातें याद रखनी है कि सवाल में कुछ चीजें दी है लेकिन वो हमें इसमें नहीं लिखनी है। उन बातों को भी आप अच्छी तरह से याद रखोगे। और वो कौन सी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं पहले, कि देखो ये हमारे पास में होगा वो चीजें जो लाभों पर क्या है, प्रभार है। लाभों पर क्या है, प्रभार है। अब प्रभार का मतलब अंग्रेजी में होता है चार्ज। तो जो लाभ होने पर भी देनी है और हानि पर भी है तो वो इसमें नहीं आएगी। लाभों पर प्रभार कोई भी चीज हो उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। इन सब चीजों को P&L एप्रोप्रिएशन में आपको नहीं लिखना है, राइट। अब वैसे तो मैंने कह दिया कि P&L में आने वाली बहुत सारी चीजें, लेकिन 3 बातें विशेष रूप से जो आती है, एक तो मैनेजर का वेतन, एक साझेदार के भवन का किराया और एक साझेदार के ऋण पर दिया गया ब्याज। भाई ऋण तो हमने साझेदार से लिया हो या बाहर से लेते तो लोन का इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट। कहते हैं कि ब्याज भी 24 घंटे ही चलता है। घड़ी का तो सेल खत्म हो जाए तो बंद हो जाए, लेकिन ब्याज की घड़ी ऐसी है जो दिन रात चलती रहती है। तो पूंजी का ब्याज देना या नहीं देना, पूंजी तो उसने स्वामी की हैसियत से लगाई है, लेकिन ऋण तो उसने ऋणदाता की हैसियत से दिया है। तो साझेदार के ऋण का ब्याज, साझेदार के भवन का किराया और मैनेजर का वेतन, ये कई बार बोर्ड के क्वेश्चन में आ गया था कि ये भी दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस करके फिर ही लिखेंगे। तो विशेष रूप से ये बात आपको याद रखनी है। एक तो आपको इसमें क्या नहीं दिखाना है, मैनेजर का वेतन, मैनेजर की सैलरी है वो इसमें नहीं दिखानी है। एक आपको दिखाना है रेंट, रेंट ऑफ पार्टनर्स बिल्डिंग। पार्टनर का भवन हमने किराए पर लिया है फर्म के लिए, तो वो तो हम किसी और का लेते तो उसको भी देते। या फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, राइट, पार्टनर के लोन का ब्याज। ये विशेष रूप से आती है सवाल में, परीक्षा में कई बार, कि इनमें से एक दे दिया कि मैनेजर को 10,000 वेतन देना है, तो आप ऐसा नहीं कि वेतन है आपने उसको P&L एप्रोप्रिएशन में लिख दिया, नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, लाभों पर प्रभार है। इसके अलावा तो बाकी चीजें ही है, वेतन है, कोई भी खर्चे, विज्ञापन का या विक्रय का कोई भी खर्चा हो वो तो माइनस करने हैं। लेकिन विशेष रूप से ये एग्जाम में ये भी पूछे कि लाभों पर प्रभार कोई 3 नाम बताइए, तो आप 3 नाम बता दो और बाकी P&L की सारी चीजें लिख दोगे। ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर किसका नाम आ रहा है, पार्टनर का। तो पार्टनर का नाम आते ही आपको लगे कि ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, लेकिन वो स्वामी की हैसियत से नहीं है, या ऋणदाता है और या मकान मालिक है। स्वामी का भवन नहीं लेंगे, किसी और का लेंगे तो भी किराया देना पड़ेगा। इसलिए ये लाभों पर प्रभार है, इनको P&L में नहीं लिखना है। तो इनको आप सब क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, उसके बाद दिखाओगे। दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है कि मान लो प्रश्न में लिखा है कि साझेदारों को वेतन देने के बाद लाभ है, तो किसी मद को घटाने के बाद लाभ है, फिर वो मद P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा क्योंकि वेतन तो हमने दे दिया। कई बार सवाल में आता है कि पूंजी पर ब्याज देने के बाद लाभ है, तो पूंजी पर ब्याज दे चुके हैं ना, अब दोबारा दोगे तो डबल हो जाएगा, फिर तो खाते शुद्ध हो जाएंगे।
इसलिए साझेदारों से संबंधित भी कोई खर्चा हो जिसको हमने दे दिया है उसको भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी खर्च या जिसको कहे मद को देने के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, लाभ है, तो वो जो खर्चा या मदन है इसको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। इसको P&L एप्रोप्रिएशन में आप नहीं लिखोगे, राइट, इसको नहीं लिखना। ये बातें देखो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब शुरू करें उसी के साथ आपके समझ में आ जानी चाहिए। एक तो लाभों पर प्रभार कोई चीज नहीं आनी चाहिए। आप कहोगे साहब लाभों पर प्रभार होता क्या है, जिसको लाभ या हानि दोनों कंडीशन में देना जरूरी है। तो P&L के खर्चे तो सारे है ही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हैं। और तीन चीजें ऐसी है जो थोड़ा कंफ्यूजन करती है। कंफ्यूजन इसलिए करती है कि भाई इसमें पार्टनर इन्वॉल्व है, रेंट ऑफ पार्टनर्स बिल्डिंग है, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, या फिर मैनेजर का वेतन है। तो मैनेजर का वेतन तो आपको देना पड़ेगा, वो तो साझेदार तो है नहीं। ये लाभों पर प्रभार है, विशेष रूप से याद रखना, इनको P&L में नहीं लिखना, इनको बाहर घटा देना। या किसी खर्च और मद को देने के बाद, जैसे लिखा ना साझेदार का वेतन देने के बाद लाभ है, तो वो आप इसमें नहीं लिखोगे, राइट। अब एक बार वापस चलते हैं ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। कि ये नेट प्रॉफिट जो प्रश्न में दिया हुआ है P&L से आया, और इधर क्या आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, साझेदार के आहरण पर ब्याज। नेट लॉस होगी तो बाकी चीजें कुछ नहीं होगी, नहीं, फिर काय का वेतन, काय का ब्याज, काय का कमीशन, कुछ नहीं होता। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना, पार्टनर की सैलरी है मंथली या एनुअल है, दोनों याद रखोगे। पार्टनर को कमीशन देना तो कमीशन की गणना है, कमीशन किस पे देना है, लाभों पर देना है या विक्रय या क्रय पर देना है। तो लाभ पर कमीशन हो तो फिर आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि कौन सा लाभ, 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में कि कमीशन देने के बाद के लाभ पर या कमीशन देने के पूर्व के लाभ पर। तो पहले तो लाभ याद करो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर बाद के लाभ पर हो तो सूत्र क्या है, दर बटा 100 प्लस दर। तो वो भी आपको याद रखना है। विशेष रूप से किसकी बात करें, विशेष रूप से इसकी बात करें कि हमें क्या देना है, कमीशन देना है, और वो कमीशन भी किस पर आधारित हो, लाभों पर हो। ऐसा कमीशन जो किस पर आधारित है, लाभों पर आधारित है, इसका आपको विशेष रूप से समायोजन याद रखना है। वो कमीशन जो लाभों पर आधारित हो। पहला हो गया कि कमीशन के बाद के लाभ पर, मान लो आपके लिखा हुआ है कि आपको कमीशन तो देना है, लेकिन किस पर देना है, कमीशन के बाद के लाभ पर, राइट। तो कमीशन के बाद के लाभ पर है तो आपको सूत्र क्या लिखना है, कमीशन की दर, राइट, 100 प्लस कमीशन की दर, और प्रॉफिट जो आप याद कर लोगे, ये तो प्रश्न के अनुसार जो भी है वो तो आपको सूत्र हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और मान लो सीधा ये लिखा है कि भाई कमीशन है लाभ पर, तो जब केवल कमीशन ही लिखा हुआ है तो वो शर्त है कि वो किस पर होता है, पूर्वी होता है। तो केवल यही फॉर्मूला काम करेगा, रेट बटा 100 इंटू प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है ये निर्भर करेगा प्रश्न पर। अब देखो हमारी रामायण का एक अध्याय पूरा हो गया कि P&L एप्रोप्रिएशन जो 10 मिनट पहले हमें पता नहीं था, अब हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता है, वो लाभ हानि खाते का अगला स्वरूप है। इसमें जो राशि आएगी वो P&L से आएगी, राइट। P&L से राशि आएगी, ये हमने इसको बना करके देखा कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था, जीपी था, फिर इसको P&L में ट्रांसफर किया, नेट प्रॉफिट आया, वो कैपिटल में गया। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। कौन सी साइड में, क्रेडिट में। ग्रोस लॉस होती तो इधर आ जाती, उसकी संभावना कम होती है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। और आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आए है तो वो हमने ज्ञात करके ले लिया। हमें उस लाभ में से क्या क्या देना है, साझेदार का वेतन, साझेदार की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को कमीशन, साझेदारों का बोनस, और क्या इससे संचय का निर्माण भी करना है। कौन से लाभ में से करना है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये जो है वो तो शुद्ध लाभ है, और ये जो अंतर आया ना हमने,
ये विभाजन योग्य लाभ है। कौन सा लाभ है? विभाजन योग्य। तो इसमें से संचय बनाना हो तो सबका इंतजार करो, और पहले बनाना हो तो इसमें से ट्रांसफर कर दो, राइट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, राइट। और कमीशन का सूत्र भी लिख दिया मैंने कि भाई कमीशन देना है जो लाभ पर आधारित हो, तो बाद वाला सूत्र हो तो दर बटा 100 प्लस दर, और पहले हो तो दर बटा 100 इंटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा? जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा प्रॉफिट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको कितना याद किया है या कितने हमारे दिमाग में ये बैठा है। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन भी करने चाहिए। तो चले अब हम इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़िए। राम और श्याम फर्म के लाभों को 3:2 में बांटते हैं। ये अनुपात हो गए राम और श्याम के। 1 अप्रैल 2017 को उनके पूंजी खातों का शेष 50,000 और 40,000 है। ये राम और श्याम की कैपिटल है। राम को 3,000 रुपये और श्याम को 2,000 रुपये वार्षिक वेतन देना है। वार्षिक है, इसका मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। वेरी गुड। फिर लिखा उनके आहरण पर ब्याज 600 और 400 रुपये वसूल करना है। आहरण पर ब्याज वसूल करना है, और एक लाइन जो आपने पढ़ी होगी पूंजी पर 10% ब्याज। तो 3 बड़ी बड़ी बातें तो पढ़ ली हमने कि भाई साझेदारों की पूंजी पर कितना ब्याज? 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, राइट। पहला, राम को 3,000 और श्याम को 2,000 रुपये वार्षिक वेतन पीएनएल के डेबिट में। फिर आगे आया कि राम और श्याम ने आहरण किया है 8,000 6,000। आहरण तो हमने पढ़ा ही नहीं क्योंकि हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आहरण नहीं लिखा था। तो 2 बातें और याद रखो, एक साझेदारों की पूंजी और एक साझेदारों का आहरण। इसको कभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, बल्कि पूंजी का ब्याज और आहरण का ब्याज लिखना है, राइट। तो ये इनके आहरण है। उनके आहरण पर ब्याज 600 रुपये 400 रुपये वसूल करना है। तो आहरण का ब्याज कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपको अपने दिमाग को कष्ट नहीं देना है। शुद्ध लाभ का 10%, ये शुद्ध लाभ का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरण करना है। शुद्ध लाभ का है, और शुद्ध लाभ वो जो सवाल में दिया हो, और हम जो लाभ याद करते हैं वो विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ सभी समायोजन से पूर्व, मतलब अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया है, 40,000 रुपये था। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अब इसमें कैलकुलेशन की बातें दो ही है, वर्किंग नोट जिसको समझो कि एक तो हमें इनकी पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना है, कितना परसेंट? 10%। और 10% ज्ञात करना बहुत सरल है। मैंने तो एक ही सीखा कि 10% ज्ञात कैसे करेंगे कि जो राशि है उसका एक एक जीरो हटा देंगे। तो किसी ने कहा कि 5% हो तो एक एक जीरो हटा करके उसको आधा कर देंगे, राइट। दूसरा कि 10% हमें सामान्य संचय में हस्तांतरित करना है। तो 2 चीजें मैं आपको यही ज्ञात करके बता दूं। ये वर्किंग नोट है, एक तरह से सॉल्यूशन करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनाएंगे, लेकिन पहले हम पता करें कि कुछ चीजें हम जोड़ बाकी यही कर ले तो क्या होगा, जगह का उपयोग हो जाएगा। तो एक तो हमें क्या ज्ञात करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद करना है। कौन कौन साझेदार है कि भाई एक तो राम है। राम की पूंजी कितनी है? 50,000। तो 50,000 का आपको 10% ब्याज आपने ज्ञात कर लिया, राइट। ये आपने तलवारें चलाई, सैनिकों को लड़ा दिया, हो गया 5,000। फिर आपको देना है श्याम को। तो श्याम की पूंजी कितनी है? 40,000। 40,000 का 10% आपने ज्ञात कर लिया, राइट। तो ये कितना हो गया? 4,000। ये ब्याज ज्ञात कर लिए। अब हमें इसको सिर्फ पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखना है। दूसरी चीज हम क्या ज्ञात करते हैं कि हमें क्या बनाना है? सामान्य संचय। तो आपको ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है? सामान्य संचय में, जनरल रिजर्व, राइट। किसका लाभ का? शुद्ध लाभ का। तो शुद्ध लाभ आपके पास है नेट प्रॉफिट, कितना है? 40,000। कितना परसेंट? 10%, राइट। तो ये 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000, है ना। अब आपकी जोड़ बाकी तो तैयार है, और आप भी एकदम तैयार हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। पूंजी का ब्याज हमने ज्ञात किया,
डेबिट में लिख देंगे, रिजर्व बनाया उसको भी डेबिट में लिखेंगे, और फिर जो चीज़ें एक्स्ट्रा बच गई है, एक तो राम और श्याम का वेतन, वो भी हम लिख देंगे डेबिट में, और उनके आहरण पर ब्याज की राशि कितनी है, 600 और 400, लेकिन लिखेंगे उसके पहले P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाओ। तो चलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया। ये P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम बना देते हैं, राइट। और ये P&L एप्रोप्रिएशन की लाइनें होगी। इसको बंद भी करना भाई, ऐसा नहीं हो कि इधर से बाहर निकल जाए कोई। तो ये आपने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका समापन भी वही है जो उसका है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, राइट। अब आप कॉलम्स के नाम में लिख दो, जिसमें हमें नाम लिखने हैं, ये तो है पर्टिकुलर्स और ये है अमाउंट, जिसमें हमें इसकी राशि लिखनी, ये तो हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड। चलिए पर्टिकुलर्स और अमाउंट बना दिया। अब सबसे पहले क्या ढूंढ के लाए कि सर सबसे पहले ढूंढ के लाओ लाभ कितना है जो प्रश्न में है। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ो कि हमारे पास सभी समायोजन से पूर्व लाभ कितना है, 40,000। चलिए हम इस लाभ को लिखते हैं और इधर लिखते हैं किस नाम से, बाई P&L। तो ये P&L अकाउंट से आ गया, कितना लाभ आ गया, 40,000, राइट। अब हमें इसमें से क्या क्या देना है, चलिए शुरू से हो जाते हैं तैयार कि साझेदारी सल्ले के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज और तुरंत ये पूंजी पर ब्याज आपने ज्ञात कर रखा 5,000 और 4,000। चलो इसको लिखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। दो साझेदार है, एक तो किसको ब्याज दिया, राम को, और एक किसको दिया, श्याम को। राम की पूंजी का ब्याज कितना था, 5,000, और इसकी पूंजी का ब्याज कितना था, 4,000। ये आपने इसकी टोटल लगा दी, 2,000 हो गया। बराबर दिख रहा है, बड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूं ना, इसलिए आप भी बड़े अक्षर पढ़ करके तुरंत बड़े बन जाइए। फिर आगे चलते हैं साहब, इस पॉइंट की बात होगी। अब नेक्स्ट में राम को 3,000 और श्याम को 2,000 रुपये वार्षिक वेतन, पार्टनर सैलरी है और वो भी वार्षिक है, तो ये भी हम लिख देते हैं। ये हमने लिखा टू पार्टनर्स सैलरी, तो ये पार्टनर्स सैलरी लिखी। ये राम का वेतन लिख देंगे और ये श्याम का वेतन लिख देंगे। इसको कितना वेतन दिया, 3,000, और इसका वेतन कितना है, 2,000, तो ये कुल वेतन कितना हो गया, 5,000, राइट। एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। इससे सरल क्या हो सकता है कि देखो हमने वेतन 3,000 2,000 लिख दिया, फिर आया राम और श्याम ने वर्ष में 8,000 6,000 का आहरण किया, तो आहरण पूंजी तो पूंजी का काम है, उसमें से माइनस होगा, इसमें P&L का क्या दोष। उनके आहरण पर ब्याज 600 रुपये और 400 रुपये वसूल करना है। आहरण का ब्याज फर्म के लिए या व्यवसाय के लिए आय अथवा लाभ है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखेंगे, 600 रुपये और 400 रुपये। तो ये हमने इधर लिख दिया, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज राम से भी वसूल करना है और श्याम से भी वसूल करना है। इससे कितना वसूल किया, 600, और इससे 400, तो ये आपके टोटल हो गया 1,000 हो गया। फिर आगे चलते हैं कि और क्या रह गया हमारे पास समायोजन। उनके आहरण पर 600 रुपये 400 रुपये ब्याज करना, शुद्ध लाभ का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित करना। और देखो हमारे पास एकदम लिस्ट तैयार है। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, 4,000, 40,000 का 10%, तो ये ट्रांसफर किया, लाभ में से कम हुआ, ये भी मैंने लिख दिया टू जनरल रिजर्व। ये ट्रांसफर हो गया, ये जनरल रिजर्व हो गया। तो कितना ट्रांसफर किया,
4000। हो गए सब समायोजन। अब बच गया विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करें। ये टोटल ज्यादा है, ये टोटल कम है, इसका मतलब इसमें से हमें विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करना है। तो देखो मैंने इसको बंद कर दिया भाई, जिधर टोटल ज्यादा है मतलब जिधर ताकत है हम तो उसी के साथ हो गए। तो ये हमने इसकी टोटल लगा दी 41,000। नेचुरल है, इसकी टोटल भी कितनी होगी 41,000 ही होगी, तो ये मैंने लिख दिया 41,000। अब इस 41,000 में से इनको घटा दूंगा, ये 18,000 है तो लाभ कितना बचेगा 23,000, वो विभाजन योग्य लाभ है। चलिए मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ कि अब हमने क्या ज्ञात किया है, विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट ज्ञात कर रहे हैं हम। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि सारे समायोजन करने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड, क्रेडिट साइड में से हम क्या कर देते हैं लेस, कौन सी साइड लेस कर देते हैं डेबिट साइड। ठीक है, तो इसमें कितना रुपया था 41,000 और ये कितने हैं 18,000, राइट। ये जो लाभ है ने कितना बच गया 23,000 है, 23,000। अब इस 23,000 को तो मैं यहाँ लिख दूं ताकि आपका काम सरल हो गया। इस 23,000 को मुझे क्या करना है, बांटना है। किससे बांटूं भाई, राम और श्याम को। किस अनुपात में, 3:2 में। चलिए हम बांटते हैं इस लाभ को। ये जो 23,000 रुपये लाभ है, इस लाभ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस लाभ को हमें क्या करना है, बांटना है। दो साझेदार है, एक राम है और एक श्याम है। अनुपात क्या है 3:2। पहले अनुपातों का योग कर लो, कर दिया तो राम का हिस्सा कितना हुआ 3, नहीं ये गलत है, 3 नहीं हुआ, 3/5। हमने एक वस्तु के 5 टुकड़े किए, 5 में से 3 राम को दिए, 2 श्याम को, तो 3 से काम नहीं चलता है, 3/5। तो अब हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कि मुझे किसका लाभ ज्ञात करना है, राम का, तो 3/5। कितना लाभ है 23,000, 23,000 में से इसका 3/5 हिस्सा ज्ञात कर देंगे और फिर किसका हिस्सा ज्ञात करेंगे, श्याम का। श्याम का हिस्सा कितना है बाबू 2/5 और ये 23,000, राइट। असली काम तो भी है। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो ये देखो 4,600। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 18 और ये 13,800। फिर इसको सोल्व किया तो ये भी कितना है 4,600 आए, इसको 2 से गुणा किया 9,200 रुपए। आगे यहाँ आगे, लेकिन यहाँ भी तो लाओ इनको, तो ये लाभ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। कुल राशि 23,000 है जो हमने अमाउंट में लिख दी। अब तो राम और श्याम का अनुपात हिस्सा कितना वो लिखना है, तो इसको मिले 13,800 और इसको मिले 9,200 और कुल टोटल 23,000। आपके तो बाएं हाथ का खेल है, आप अच्छी तरह से कर लोगे, मुझे पक्का पता है। कईयों के विद्यार्थियों के मैं संपर्क में हूँ और मुझे उनकी इमेज है वो सामने दिख रही है कि उनके चेहरे पर एकदम चमक आ गई है कि सर अब तो हमने भी पढ़ाई शुरू कर दी है। कुछ तो पढ़ रहे थे हिंदी इंग्लिश, अब हमने अकाउंट्स भी पढ़ना शुरू कर दिया आज से, और अभी से। कल कुछ बातें पढ़ी थी, अब हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। तो आप तो लगातार जुड़े रहिए, समय का ध्यान रखें कि कितने बजे हम लाइव आ रहे हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी बताना है और कंसंट्रेट कर सारे काम छोड़ करके और पहले पढ़ाई। कौन सा खाता बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले राशि कहाँ से आई, लाभ की राशि है, P&L से आई। फिर हमने सवाल में पढ़ा कि हमें उस लाभ में से क्या नियोजन करना है, साझेदारी संलेख में क्या व्यवस्था हुई, साझेदारों को क्या देना है, वो सब ये। तो हमने पूंजी पर ब्याज दिया, हमने पार्टनर की सैलरी दी, वार्षिक थी इसलिए हमने इसको 12 से गुणा नहीं किया। हमने जनरल रिजर्व में शुद्ध लाभों का, देखो ये शुद्ध लाभ है। अगर ये कहता कि विभाजन योग्य लाभों का ट्रांसफर करो, तो आप इस 23,000 में से 2,300 करते, तो 23,000 में से 2,300 करते, तो फिर आपका विभाजन योग्य लाभ और कम हो जाता ना। लेकिन ये विभाजन शुद्ध लाभ का था इसलिए हमने पहले ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने आरण का ब्याज जो वसूल करना है,
अच्छा, मान लो सवाल में कई बार लिखा होता है कि साझेदारों के आरण पर भी इतना प्रतिशत ब्याज वसूल करना है, उनके आरण इतने हैं, और आगे चल करके वो कहता है कि इनके ब्याज की राशि भी यही है। इसका मतलब अगले ने ब्याज की राशि आपको कैलकुलेट करके दे दी है, गणना कर दी है। अब आपको ये नहीं देखना है कि ये इस परसेंट से इतना होता है। क्यों? क्योंकि आपके सवाल में तो कुल आरण की राशि है, तो ये पता थोड़ी है कि इसने आरण वर्ष के प्रारंभ में किया, वर्ष के मध्य में किया, वर्ष के अंत में किया, या ये कुल राशि एक बार में आरण किया अलग अलग। तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना है। जब आरण का ब्याज दिया है, चाहे ब्याज का प्रतिशत भी हो, ब्याज की राशि दे तो फिर आपको आरण का ब्याज ज्ञात नहीं करना है। P&L रिपोर्टिंग की सारी बातें हो गई। ये विभाजन योग्य लाभ सबसे लास्ट में ज्ञात कर दिया और इसको साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांट दिया। अब यदि सवाल में ये नहीं लिखा होता, ये लिखा होता कि राम और श्याम है वो फर्म में साझेदार है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर सवाल तो कर देता लेकिन वो तो गलत था, उसमें तो अनुपात प्रिंट नहीं था। नहीं, जब साझेदारों के अनुपात नहीं हो तो साझेदारों को लाभ हानि का विभाजन बराबर किया जाएगा, तो फिर हम इसको बराबर बांट देते। लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आप समझे अच्छी तरह से, और सारी चीजों को आप देखो एकदम पी जाओ इनको, कि पढ़ाई में उतना ही इंटरेस्ट लेना चाहिए जितना आप खेलने में, पिक्चर देखने में और सोने में रखते हैं, ये भी उससे कम नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन है, परीक्षा में P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर में से, और कुछ बातें थ्योरी की, बाकी चीजें आगे छोटे छोटे टॉपिक इसमें है प्रैक्टिकल के, वो भी हम सभी चीजों को क्रम से, विस्तार से और अच्छी तरह से करेंगे। बस आवश्यकता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की। ठीक है, फिर आगे करते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन है। देखो फिर एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, और ये सब आपकी रेफरेंस बुक के सवाल है, ताकि आप इन सवालों को पढ़ करके और बाकी और सवाल भी आप अच्छी तरह से कर सको। और इसको बार बार आप देखो वीडियो को कि हाँ ये सर ने क्या बताया था और क्या बोल के बताया था, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार है। अब 3 साझेदार है, उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख है। ये इनकी पूंजी है। लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देना है। साझेदार तो है 3, लेकिन वेतन देना है 2 व्यक्तियों को, तो हम 2 का ही देंगे। हम तो अकाउंटेंट है, सीए है, इसलिए जैसे हमें ऑनर कहेंगे कि ये काम करना है, बस उतना ही काम करना है। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। पूंजी पर 10% ब्याज देना है, और जैसे मैंने 10% कहा, आपके चेहरे पर चमक आ गई कि सर एक एक गिरोह हटा देंगे। राइट। अब नई बात है, इस सवाल मैंने क्यों लिया, शुद्ध वितरण योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट, जो सब समायोजन करने के बाद ज्ञात करेंगे, उसके प्रथम 40,000 तो पूंजी के अनुपात में, पूंजी का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। वह शेष लाभ बराबर बांटना है। तो देखो लाभ तो कुल है वो तो रहेगा ही, लेकिन उस लाभ को भी 2 टुकड़ों में बांटना है। विभाजन या जो योग्य लाभ है उसको 2 हिस्सों में बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 रुपये था। 31 दिसंबर 2016 को लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो आप तुरंत समझ गए सर हम लाभ हानि नियोजन खाता बना देंगे। पहले हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो वर्किंग नोट के नाम पर सिर्फ क्या है कि आपको पूंजी पर ब्याज तो याद करना है 10%, वो तो आप याद कर ही सकते हो। तो ये हमने सॉल्यूशन की बात करी, और पहले हमने हमारी जोड़ बाकी करने की कोशिश की कि हम वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ये आसान काम है। किस किस का, पहले ज्ञात करते हैं राम का। तो राम की पूंजी कितनी है साहब, 40,000। 40,000 का 10% आपने ज्ञात कर दिया। देखो मैंने लिखा, उसके पहले तो आवाज आ गई कि सर 4,000 रुपये लिख दो। ये लो आपने कहा, मैंने लिखा। फिर चलते हैं मोहनलाल जी के पास। ये आ गया मोहन। राइट, मोहन की पूंजी कितनी है, 60,000। तो 60,000 का भी हमने 10% ज्ञात किया। राइट, ये ज्ञात किया साहब। कितना आ गया, 6,000। वेरी गुड। फिर हमने क्या ज्ञात किया, सोहन। ये सोहन की पूंजी का ब्याज ज्ञात करें। कितनी पूंजी है, 1 लाख। ये 1 लाख पूंजी है और ब्याज की दर कितनी है, 10%।
तो ये हमने ज्ञात किया और ये आ गया 10,000, राइट। और आपको पता चल गया कि कुल राशि कितनी बनती है, 20,000। लेकिन यहाँ लिखने से काम नहीं चलेगा, अब हमें इसको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ले जाएंगे। बाकी जोड़ बाकी है, विभाजन योग्य लाभ हो तो फिर लाभ आएगा जब भी तो ज्ञात करेंगे ना। अब हमने पता कर लिया कि हमारे पास लाभ कितना है, 1,20,000। इसी से शुरुआत होगी। तो यही तो है, बहुत सारी चीजें हैं। आप शॉपिंग सेंटर में जा रहे हो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप तय करके जाते हो कि मुझे कौन सी चीज लेनी है, तो आप उसी सेक्शन में जाते हो। तो हमने तय कर रखा है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए इसमें हमें पहले लाभ ढूंढना है जो दिया हुआ है। शुरुआत उसी से होगी, श्री गणेश करेंगे, बाकी बातें तो बाद में होगी। तो चलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना देते हैं। तो ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया और इसकी राशि भी हम ज्ञात कर देंगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया और आप भी मेरे साथ बनाते जा रहे हो। मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आप भी लिख सको। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अकाउंट्स में अंग्रेजी भी अच्छी हो जाती है, इसलिए आप सभी शब्दों को याद रखें और सही लिखने की कोशिश करें। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016, राइट। अब आपके कॉलम्स, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है। ये डेबिट साइड के कॉलम पूरे हो गए। चलिए क्रेडिट में चलते हैं। ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट हो गया कि सर इसको बंद तो करो, बिल्कुल सही बात है। ये लो साहब। अब सबसे पहले क्या लिखना, लाभ की राशि। किस नाम से, P&L के नाम से। बिल्कुल सही है, देखो आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। 1,20,000, ये 1,20,000, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या समायोजन करने हैं। तो हम शुरू से चलते हैं। लाभ वितरण से पहले राम को 12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देना है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि साहब पूंजी का ब्याज ही पहले आएगा। अब इसने कहा कि वेतन पहले, तो वेतन पहले लिख देंगे। राम और मोहन को 12,000 18,000 रुपये वेतन देना है, तो ये मैंने लिख दिया। दो व्यक्ति है जब तक तो पार्टनर्स है, और एक होता तो डायरेक्ट उसका क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो ये पार्टनर्स की सैलरी है। एक तो किसको देना है, राम को, और एक किसको देना है, मोहन को। इसका वेतन कितना है, 12,000। इसका वेतन कितना है, 18,000। और कुल टोटल कितनी आ गई बच्चों, 30,000। वेरी गुड, ठीक है। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, और पूंजी 40-60 यही है, और ब्याज हमने ज्ञात कर दिया 4, 6 और 10। राम, मोहन और सोहन। चलिए ये भी लिख देते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट पर आ गया, कोई बात नहीं। आप जानते हो कि इसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया और ये साझेदारों के नाम लिख दिए। राम को भी देना है, मोहन को भी देना है और सोहन को भी देना है। चलो इसको मैंने सही कर दिया। 4,000, 6,000 और 10,000, कुल कितना हो गया, 20,000 हो गया। चलिए साहब 20,000 हो गया। और क्या है ये भी पता करो। तो और हमने पता कर लिया कि भाई और इसमें क्या बातें हैं, ये वेतन था और ये पूंजी का ब्याज था। अब तो केवल बांटने वाली बात है। वितरण योग्य लाभों का प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में और शेष बराबर। तो इसका मतलब ये तो एक बात और पक्की होगी कि यहाँ वितरण योग्य लाभ है वो निश्चित रूप से 40,000 से ज्यादा है। तो हम ये भी पता कर लेते हैं कि कितने लाभ है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि क्रेडिट की टोटल में से, बिल्कुल आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। ये हमने क्रेडिट की टोटल लगा दी, 1,20,000 है। तो 1,20,000 में से आप इनको घटा दोगे, और आपने घटा भी दिया, चिल्ला के मेरे को बता रहे हो कि सर 50 गए तो 70,000 हो गए। तो ये जो 70,000 है ये वितरण योग्य लाभ है। अब हमें इसको एक बार में नहीं बांटना है, दो हिस्सों में बांटना है। और किसे बांटना है,
पार्टनर्स कैपिटल में, राइट। और पार्टनर भी 1 2 3, तो सबके नाम लिखते हैं। राम को भी देना है और मोहन का भी हिस्सा है और सोहन का भी हिस्सा है, लेकिन 70,000 से ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास में आ गया वितरण योग्य लाभ। ये तो आपने ज्ञात कर ही लिया, सरल सा सवाल था, इसलिए अब आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये राशि कितनी है? 70,000 है। अब इसके दो भाग करने। इसमें पहला भाग है, उसको किस अनुपात में बांटना है? पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी के अनुपात में तो बांटोगे आप, पूंजी के अनुपात में कितने रुपए बांटोगे? 40,000 को। तो फिर क्या लाभ बचेगा? क्या 70 में से 40 गए तो कितने बच गए? 30,000। ये लाभों का कौन सा भाग है? दूसरा भाग। और इसे आपको क्या करना है? बराबर बांटना है। हो गया? देखो 70,000 कुल था, 70 में से 40 तो पूंजी के अनुपात में और बाकी बराबर। कितने लोगों में? 3 में। तो 30,000 में 3 का भाग दे दो, 10,000। चलिए पहला हिस्सा बांटते हैं। पहला हिस्सा है वो कितना है? 40,000। ये किस किस को बांटना है साहब? राम को भी देना है और मोहन को भी देना है और किसको देना है? सोहन को भी देना है? कितनी पूंजी इसकी? 40,000 है। इसकी पूंजी कितनी है? 60,000 है। और इसकी पूंजी कितनी है? 1,00,000 है। ठीक है, तो अब हम इनको शॉर्ट करते हैं, काट देते हैं। कितने जीरो कम से कम है? 4 जीरो। तो ये 4 जीरो यहाँ से गए, यहाँ से गए और यहाँ से गए। अब क्या बचा? 4 6 और 10। 2 से डिवाइड होते हैं ये। चलो ये 2 से डिवाइड होता है और ये हो गया। तो अनुपात पूंजी का क्या हुआ? 2 3 5। 2 3 5 का टोटल आपने लगा दिया, कितना हो गया? 10। तो अब राम का हिस्सा क्या हुआ? 2/10, मोहन का 3/10 और उसका 5/10, राइट। तो अब मैं इसको बांट देता हूँ। पहले मैं ज्ञात कर देता हूँ किसका हिस्सा? राम का हिस्सा ज्ञात करो। राम का हिस्सा 2/10। किसका 2/10 है साहब? 40,000 का। और फिर दूसरा साझेदार कौन है? मोहन। मोहन का कितना है? 3/10, राइट। 3/10 किसका? 40,000 का। वेरी गुड। फिर किसका हिस्सा ज्ञात करें साहब? सोहन का। कितना हिस्सा है? 5/10। किसका 5/10? 40,000 का। ये 0 से 0 कर दिया शॉर्ट। चलो कर देते हैं साहब। अब इसको केवल मल्टीप्लाई करना है। इसका हिस्सा कितना आएगा? 8,000 और इसका हिस्सा कितना आएगा? 12,000 और इसका हिस्सा कितना आएगा? 20,000। पहला हिस्सा तो बांट दिया आपने। चलिए अब दूसरा हिस्सा बांट देते हैं। यहाँ पर दूसरा हिस्सा है वो कितना है? 30,000 है। और 30,000 को कैसे बांटना है? बराबर बांटना है। तो 30,000 में मैं कितने का भाग दे दूं? 3 का, क्योंकि कितने लोगों में बांटना है? 3 में। तो प्रत्येक साझेदार को कितना मिलेगा? 10,000। ये प्रत्येक साझेदार का हिस्सा है? चलिए अब इसको लिख देते हैं। दो हिस्से लिख देते हैं, फिर जोड़ना है। तो इसका हिस्सा कितना है? 8,000। तो पहला हिस्सा है इसका 8,000 और दूसरा हिस्सा है 10,000, राइट। तो इसको कुल लाभ कितना मिला? 18,000। अब इसका पहला हिस्सा कितना है? 12,000। ये 12,000 और दूसरा हिस्सा कितना है? 10,000। तो कुल हिस्सा कितना हो गया? 22,000। अब सोहन का पहला हिस्सा कितना है? 20,000। दूसरा हिस्सा कितना है? 10,000। तो कुल राशि कितनी होगी? 30,000, है ना। जगह का उपयोग करना पड़ा, इसी राशि बाहर आ गई। आप तो आराम से बनाओगे इसको, ताकि आपको दिखता भी रहे। इस व्यक्ति का कुल हिस्सा है 18,000, इस व्यक्ति का है 22,000 और इस व्यक्ति का कितना है? 30,000। और दो हिस्सों में बांटा हमने, है। ये सेकंड भाग है जिसको क्या बांटा था? बराबर। कितने लोगों में? 3 में। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, प्रत्येक का हिस्सा हो गया। तो वितरण योग्य लाभ 70,000 का पहला हिस्सा कितना है? 40,000 है। इसको किस अनुपात में बांटा? पूंजी के अनुपात में। दूसरा हिस्सा कैसे बांटना है? बराबर। इन दोनों का टोटल किसके बराबर है? 70,000। 70 से ज्यादा तो नहीं बांटा ना, लेकिन 70,000 को अलग अलग टुकड़ों में करके बांट दिया। तो जैसा सवाल कहे वैसा आप सोल्व कर दो।
कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछेंगे वैसे ही कर देंगे। तो हमने लाभ हानि नियोजन के 2 सवाल कर दिए। परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सब रेफरेंस बुक के क्वेश्चन है, ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि उस समय हमें एकाग्रचित होकर के सोल्व करना पड़ता है। तो वहाँ कंसंट्रेट जब होगा जब क्लास में कंसंट्रेट होगा। इसलिए आप बड़े ध्यान से पढ़ें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे और जितने अच्छे कमेंट करोगे, हमारा भी जोश उतना बढ़ेगा कि उनको और उत्साह के साथ पढ़ाया जाए, डबल एनर्जी के साथ पढ़ाया जाए। मोटिवेशन तो सबको चाहिए ना, तो हम भी तो इंसान ही है, टीचर भी, इसलिए उनको भी मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और अच्छे कमेंट्स लिखना, ताकि हमें लगे कि हमें और इसमें कुछ जोरदार अच्छा काम करके बताना, ताकि बच्चों को तुरंत दिमाग में डायरेक्ट ब्रेन में जाकर के ये फिट हो जाए और इसको वो कभी नहीं भूले। इसी तरह हम आगे पढ़ते रहेंगे, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप ध्यान से पढ़ें और जुड़े रहें और साथ में अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ रहेंगे तो ही मस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे तो ही मस्ती के साथ पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।